देवरिया जेल से कैदी का जेल के अंदर से बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कैदी का नाम रत्न यादव बताया जा रहा है, जो देवरिया बरहज का रहने वाला है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि यह वीडियो जेल के अंदर का है या कहीं और का। इस वीडियो के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जेल के अंदर से फोन पर बात हो रही है, लेकिन इस बात की अंतिम तस्दीक होना अभी बाकी है कि क्या वाकई ये वीडियो जेल के अंदर से बनाया गया या फिर ये कहीं और का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैदी का फोन पर बात करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। जेल के अंदर से बात करने का आरोप यहां पर लग रहा है। देवरिया जेल में रत्न यादव नाम का ये कैदी बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता संजीव शाही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइएगा संजीव, अब तक की जांच में क्या पता लगा पाई है पुलिस? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो रतन यादव की जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये रतन यादव देवरिया जेल में ही बंद है बताया जा रहा है। मेरी इस वजह पुलिस जेलर से बात हुई, जेलर से मैंने कई बार मुझे संपर्क किया लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। ये रतन यादव जो ये अपना एक वीडियो बना के, और बरहज का रहने वाला है, बरहज कस्बे का रहने वाला है, ये वीडियो बना के जो एक कोई पिंटू मिश्रा ऐसे कोई नाम आ रहा है जिनको जेल से धमकी भरा हुआ अपना खुद का वीडियो बना के उनको भेजा हुआ है। इसको लेकर मैंने कई बार संपर्क साधने का जिलाधिकारी और एसपी महोदय से भी हमने फोन किया, लेकिन अभी किसी से संपर्क नहीं हो पा रही है। लेकिन अंदरूनी जो सूचना है उसके हिसाब से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कुछ ही देर में हो सकता है कि इसकी पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक की तरफ से और जिलाधिकारी की तरफ से हम लोग को दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी जानकारी का इंतजार है, लेकिन पुलिस जो है वो मामले की छानबीन में जुटी है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है संजीव, इसमें जो कैदी है वो फोन पर बात करता दिख रहा है। आखिर इस तरह के सवाल उठे कहां से कि ये वीडियो जो है वो जेल के अंदर का हो सकता है? ये जब से वीडियो वायरल हो रहा है, इसको जो जानकारियां मिल रही है, जो भी बातें सामने आ रही है, उसे ये बताया जाए रतन नाम का ये कैदी जेल में बंद है। ये देवरिया जेल में ही 360 मामलों में, कुछ संकीर्ण मामलों में ये बंद है और ये अंदर का ही वीडियो बना के वो खुद अपने मोबाइल से एक से बात कर रहा है, दूसरी मोबाइल से वीडियो खुद बना रहा है, जो जानकारी आ रही है। और खुद वीडियो बना के ही ये अपने ही मोबाइल से किसी को बाहर व्हाट्सएप किया, जिसको धमकी भरा कोई धमकी दे दिया है और कुछ उससे वैसी बातें कर रहा है। लेकिन ये जेल की ही बताया जाए, यहाँ में ही देवरिया जेल में ही बंद है रतन यादव। जी हाँ, तो बिल्कुल पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और इंतजार है कि जांच पूरी हो और मामले की सच्चाई खुलकर सामने आए। शुक्रिया जानकारी के लिए संजीत आपका। और उधर आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। मौत की मॉकड्रिल चलाने वाले संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन को क्लीन चिट दे दी गई है। जांच में 16 लोगों की मौत स्वीकार की गई, लेकिन अस्पताल के संचालक को क्लीन चिट मिली है। पीड़ित के बयानों को जांच रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। अरिंजय जैन के बयान के आधार पर एक तरफा रिपोर्ट बनाई गई है, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और आगरा के जनप्रतिनिधियों ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले को अवगत कराने के लिए कहा गया है। तो यह खबर मिल रही है, मौत की मॉकड्रिल के मामले में अस्पताल के संचालक को क्लीन चिट दे दी गई और आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि गवाहों के बयानों को दरकिनार करने के बाद जांच रिपोर्ट बनाई गई और उसके बाद मौत की इस मॉकड्रिल के मामले में अस्पताल के संचालक को क्लीन चिट दी गई है। जनप्रतिनिधियों ने इस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाने को कहा है। पारस अस्पताल में 22 मौतों का एबीपी गंगा ने खुलासा किया था और अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन को अब क्लीन चिट दे दी गई है। जांच में 16 लोगों की मौत स्वीकार की गई, लेकिन अस्पताल संचालक को क्लीन चिट दे दी गई। पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन का वीडियो वायरल हुआ था और अब आरोप यह लग रहा है कि जो पीड़ितों का बयान है उसको संज्ञान में नहीं लिया गया और उसको एक्सक्लूड करके जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई गई है। जनप्रतिनिधियों ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाने की बात कही है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। जुलाई से प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम होंगे। भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए कार्यक्रम होंगे। इसमें सरकार की बड़ी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ जन सरोकार की नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। पार्टी अलग अलग जातियों और समाज को साधने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोटे छोटे सम्मेलन भी करेगी।
शैलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी। शैलेश, इलेक्शन मोड में पार्टी आ चुकी है और जुलाई से इसमें और तेजी देखी जाएगी। मसलन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां के दौरे करेंगे। प्रदेश में देखिए विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आस्था। एक तरफ पार्टी जहां पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष बनाने के लिए जमीनी स्तर पर लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से अंदर कह सकते हैं शुरू हो चुकी हैं। लगातार अभी हमने पीछे देखा जिस तरह से राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने यहां पर आकर सारे मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, पार्टी के लोगों के साथ बैठकों का दौर किया। इसके बाद में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का दौरा होता है दिल्ली, और उसके बाद अभी हम देखें 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की अगर बात देखें तो जिस तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दिल्ली जाते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं। 21 और 22 जून को देखिए पहले बीएल संतोष और जो प्रदेश के प्रभारी है राधा मोहन सिंह वो आएंगे, और उसके बाद सूत्रों की माने तो जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनके यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो हो सकते हैं सूत्रों के अनुसार, जो पार्टी के लोग हैं उनकी अगर सूत्र माने तो। और यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे उनकी वजह सिर्फ यही कि विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं उसको लेकर किस तरह से पार्टी को और मजबूत करना है, किस तरह से यहाँ पर सभी, चाहे जाति के लोग हो या किसी भी समाज के वर्ग के लोग हो, उनको कैसे साधना है। यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे उनमें देखिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी सभी लोगों के लिए। इसके लिए अलग अलग जाति समाज के लोगों के लिए छोटे छोटे सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि कोविड ऐसे में जाहिर सी बात है उतने वृहद स्तर के नहीं होंगे, लेकिन जो बेहतर सम्मेलन के माध्यम से संदेश दे सकते हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चीज़ें अभी निकलकर सामने आ रही हैं तो शासन की, जो सरकार की प्रदेश की योजनाएं हैं कुछ बड़ी, जो लोग उनका यहाँ पर लोकार्पण हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, कई कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास किया जा सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखें तो एक संदेश देना है, एक मैसेज देना है सभी लोगों के बीच में प्रदेश सरकार को। और देखिए जो 4.25 साल का ये वक्त बीत चुका है सरकार का, इन उपलब्धियों की भी उस बीच में चर्चा होगी कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। कई चीज़ों में तमाम रिकॉर्ड बने, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुई, उनका जिक्र आ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा आगे सरकार की क्या योजनाएं हैं, सबसे ज्यादा जो फोकस होगा देखिए वो इन चीजों पर हो सकता है कि जो पार्टी का अपना एक संकल्प पत्र था 2017 में चुनाव जीतने से पहले, उसमें कितना काम हो चुका है इस पर भी चर्चा होगी, और आगे क्या करना है उस पर भी फोकस रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से जुट गई है, और जुलाई में जैसा अभी सूत्रों से जानकारी आ रही है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, गृह मंत्री का दौरा होता है, तो ये मानकर चलिए कि उसके बाद बिल्कुल स्पीड पकड़ लेगी यहाँ पर भाजपा की तैयारी। जिस तरह से पार्टी के बड़े पदाधिकारी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, 21 और 22 जून का जो दिन है वो भी काफी अहम माना जा रहा है, जब बीएल संतोष एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। आप इन तमाम घटनाक्रमों पर नजर बनाकर रखिए शैलेश। फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ आएंगे जितिन प्रसाद, और बीजेपी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट पर जितिन प्रसाद के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। दोपहर करीब 1:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे जितिन प्रसाद, और लखनऊ में जगह जगह जितिन के स्वागत के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे आज जितिन प्रसाद। कांग्रेस का हाथ छोड़ हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जितिन प्रसाद आज भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ आएंगे। दोपहर 1:30 बजे जितिन प्रसाद को लखनऊ आना है, और इसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा कार्यालय के बाहर जगह जगह जितिन प्रसाद के नाम के बैनर लगे हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बैनर लगाए गए हैं यहाँ पर जितिन प्रसाद के स्वागत में। दिल्ली में पार्टी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद पहली बार लखनऊ आ रहे हैं। हालांकि जितिन प्रसाद ने ट्वीट के माध्यम से लोगों से, अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे अपील की है कि वो भीड़ ना लगाएं, वो यहाँ पर आएंगे। फिलहाल जो कार्यक्रम सामने आ रहा है उसमें जितिन प्रसाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन जितिन प्रसाद के भव्य स्वागत को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर किस तरह से बैनर लगे हैं, स्वागत की तैयारी है, ये साफ देखा जा सकता है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। माननीयों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा बिजली विभाग, और ग्रुप में आने वाली समस्याओं को पूरे दिन निस्तारित किया जाएगा। अधिशासी अभियंता ग्रुप के एडमिन होंगे। प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे निगरानी। लखनऊ के 26 खंडों के अधिशासी अभियंताओं ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है।
अधिशासी अभियंता ग्रुप के एडमिन होंगे और उस ग्रुप में जितनी भी शिकायतें आएंगी उन सब का निस्तारण किया जाएगा। प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। उधर गाजियाबाद के मुरादनगर में 5 महीने पहले लेंटर गिरने की वजह से हादसा जो हुआ था वो अभी तक भुलाया नहीं जा सका है, लेकिन इसके बावजूद लेंटर का काम यहां पूरा नहीं हुआ। गाजियाबाद में बारिश के बाद यहां लेंटर से पानी गिरता हुआ दिखा और नीचे देखिए किस तरह एक झील सी बन गई। और सबसे बड़ी बात यह कि एक चिता नीचे जल रही थी, किसी की अंत्येष्टि यहां पर चल रही थी और लेंटर के ऊपर से मूसलाधार बारिश का यह पानी नीचे चिता तक पहुंच रहा था। लेंटर की मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। जो पानी गिर रहा था, हर शमशान घाट पे जो निर्माण होता है उसमें जो चिता होती है उसकी पास होने के लिए, एयर होने के लिए बीच में एक छेद छोड़ा जाता है और उसी से होके वो पानी आ रहा था। ये हो सकता है कि पहले वो निर्माण किया गया हो तो उसके ऊपर बना के उसे ढका जाता है, ढका भी गया हो, लेकिन बंदरों ने तोड़ दिया हो या कोई अन्य कारण हो उसकी वजह से वो न रहा। नीचे चिता जलाई गई थी, इत्तेफाक से उसी समय बारिश आ गई तो वो पानी नीचे आने लगा। उसमें निर्माण संबंधी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बस वो ढका न होने के कारण पानी नीचे आया है उसमें, और उसकी हम लोग जांच करा के उसको ढकवाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। और अब एक दुखद खबर, मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का कल देर रात निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित होने के चलते चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे। आपको बता दें पिछले हफ्ते ही उनकी पत्नी ने भी कोरोना से दम तोड़ दिया था। वो मिल्खा ही थे जिन्होंने आजाद भारत को जीतना सिखाया। वो मिल्खा ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान को खुद पर भरोसा करना, खेल के मैदान पर दुनिया से लड़ना सिखाया। फ्लाइंग सिख मिल्खा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 91 साल के मिल्खा सिंह ने कल रात करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का कोरोना से निधन हो गया था। 20 मई को मिल्खा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हुए थे। हालांकि गुरुवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मिल्खा को अपने करियर में कई सम्मान मिले और उसी में से एक था फ्लाइंग सिख नाम की उपाधि का मिलना। आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। मिल्खा के करियर पर एक नजर डालेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन, 1958 में ही टोक्यो एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड और 1962 जकार्ता एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड जीतकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। साल 1959 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया। मिल्खा सिंह ट्रैक एंड फील्ड धावक रहे हैं। 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1960 ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे नंबर पर रहे, जिसने उनको पहचान दिलाई। उन्हें इस रेस में 45.73 सेकंड का वक्त लगा, जो 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ था। बंटवारे के समय मिल्खा सिंह भारत आ गए थे। कहते थे कि उन्होंने पीएम के तौर पर नेहरू से लेकर मोदी के काम को देखा है। आज देश की आंखें नम हैं। आम से लेकर खास हर कोई भारत माता के इस महान पुत्र को याद कर रहा है, उनकी याद में भावुक हो रहा है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। राष्ट्रपति ने लिखा, मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है। उनके संघर्षों की कहानी और चरित्र की ताकत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, देश महान धावक द फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकते सितारों में से एक के रूप में याद रखेगा। कहते हैं लेजेंड कभी मरते नहीं, लेजेंड नेवर डाइज।
मिल्खा भी हर हिंदुस्तानी के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। मिल्खा के किस्से, मिल्खा की कहानियां आने वाली पीढ़ियों का भी हौसला यूं ही बढ़ाती रहेंगी। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के तितरौदा गांव में चोरी करके बुजुर्ग की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। दरअसल गश्त के दौरान जब पुलिस ने संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक तेज कर दी और पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। तीनों बदमाशों ने पुलिस फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरा भाग गया। आपको बता दें 16 जून की रात को बुजुर्ग किसान की लूट के बाद इन्होंने हत्या कर दी थी। एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायर किया। फायर करने के बाद वो भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान तेड़ा गांव की तरफ ये लोग भागे हैं। तेड़ा गांव के पास पुलिस पार्टी से फिर से मुठभेड़ हुई है। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम सीताराम है, दूसरे व्यक्ति का नाम बबलू है और एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा है जिसका नाम फुरकान है। ये दोनों घायल व्यक्ति तितरौदा के रहने वाले हैं। उधर मेरठ के सरधना के छुर गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर शाम नाबालिग किशोरी की उसी के बड़े भाई शेखर ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल किशोरी 5 दिन पूर्व अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद उसे मथुरा से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बहन की इस करतूत से उसका बड़ा भाई नाराज था। शुक्रवार देर शाम भाई ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर उसकी धरपकड़ तेज कर दी है। थाना सरधना के छोर ग्राउंड में शेखर पुत्र स्वर्गीय सुधीर नामक लड़के ने अपनी बहन की हत्या कर दी है। शेखर की बहन 13 तारीख को गौरव नामक लड़के के साथ चली गई थी एवं 14 तारीख को वापस अपने परिवारजनों में आ गई थी। शेखर इसी घटना से आक्रोशित होकर आज उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। संज्ञेय धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 16 जून का बताया जा रहा है, जहां पर 2 युवक उस वक्त पिट गए जब जिला अस्पताल के प्रसव रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों खुद को पत्रकार बता रहे थे और डिलीवरी रूम में घुसकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहां मौजूद नर्सों ने इसका विरोध किया। डॉक्टर संगीता के आने के बाद मामला और बढ़ गया और मरीजों के तीमारदार भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने पकड़ के इन युवकों की पिटाई कर दी और ये युवक मौके से फरार हो गए। लेकिन डॉक्टर संगीता की तरफ से इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। और अब बात मथुरा की, जहां से सामने आई है हादसे की लाइव तस्वीरें। जिया वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित संत कॉलोनी में एक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार आ रहे ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और टक्कर की तस्वीर यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए किस तरह यह हादसा हुआ। एक ई रिक्शा चालक अपने रिक्शे को बैक कर रहा था, उसी समय बेकाबू ट्रैक्टर आया और ई रिक्शा को अपने साथ इस तरह ले गया। गनीमत रही कि वक्त रहते चालक ई रिक्शा छोड़ के अलग हो गया। ये देखिए किस तरह ये धक्का लगा रहा है ई रिक्शा को और तभी बेकाबू ट्रैक्टर आता है और इस रिक्शा को अपने साथ खचेड़ते हुए ले जाता है। गनीमत थी कि चालक रिक्शा छोड़ के अलग हो गया और उसकी जान बच गई। और अब बात भदोही की, जहां बिजली चोरी रोकने गए बिजली विभाग के एसएसओ के साथ दर्जनों लोगों ने जमकर मारपीट की है। मारपीट की वजह से सरकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घोसिया नगर की एक मस्जिद पर आए केबल से लोगों ने तार जोड़कर बिजली की चोरी की और इसके बाद अब मस्जिद पर तार निकालने कर्मचारी आए तो उन्हें लोगों को पीट दिया और अब कर्मचारी की तहरीर पर 4 लोगों पर मामला दर्ज हो गया है।